वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। तो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के इस सीरीज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिवर्स से और सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को देखा था कि क्या क्या, जैसे सोलर सिस्टम में कौन कौन से ग्रह हैं, एस्टेरॉयड क्या होता है, मेटियोराइट्स क्या होता है, मेटियर्स क्या है, मेटियोराइट्स क्या है, साथ में कॉमेट के बारे में जाना था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे का देखेंगे कि ये सब चीज़ जैसे कि मीटियोराइट्स हो गया, प्लेनेट हो गया, सेटेलाइट हो गया, तो ये सब बना कैसे। तो ये सब बनने का जो तो इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो हम लोग जो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सोलर सिस्टम के क्रिएशन को लेकर दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है। पहला तो जिसको बोलते हैं मोनिस्टिक थ्योरी और दूसरा होता है डुअलिस्टिक थ्योरी। तो मोनिस्टिक थ्योरी में कहा गया है कि मतलब सोलर सिस्टम का जो निर्माण हुआ है केवल एक ऑब्जेक्ट से, यानी कि कोई एक नेबुला रहा होगा, सिर्फ उसी से सन भी बना है और फिर बाकी जो अदर प्लैनेट है वो भी बना है। तो और अदर प्लैनेट हो गया, सेटेलाइट हो गया, बाकी जितना भी एस्टेरॉइड्स, मीटियोर, जितना भी सेलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम में, सब उसी ऑब्जेक्ट से बना है। तो इसको बोलते हैं मोनिस्टिक थ्योरी। और इस थ्योरी को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। पेरेंटल हाइपोथेसिस यानी कि कोई एक पेरेंट मान लिया गया, कोई एक नेबुला को कि वो पेरेंट है, फिर उसी से सारा चीज़ निकला है और सारा कुछ बनता चला गया। ठीक है। तो इसके जो सबसे मेन इसमें इस थ्योरी को देने वाले लोगों में से थे, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जर्मनी के एक दार्शनिक थे, उनका नाम था कांट। और दूसरा लाप्लास। ये दोनों मोनिस्टिक थ्योरी के सपोर्टर में थे। तो कांट ने सबसे पहले दिया था और कांट ने लगभग गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है उसके बेसिस पे बताया था कि कैसे सोलर सिस्टम बना होगा। बट बाद में चूंकि इनके थ्योरी में कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम था, तो इनका थ्योरी इससे रिजेक्ट करके उसमें कुछ बेसिक करेक्शन करके उसी थ्योरी को दोबारा लाप्लास ने दिया था। ठीक है। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि मोनिस्टिक थ्योरी में कांट और लाप्लास ने क्या बताया था। तो उनका कहना था कि एक नेबुला है इस तरह का और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। रोटेट करते 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 उसका एक छल्ला टाइप का इससे निकल गया। ठीक है। और ये इधर से निकलने के बाद क्या किया, ये वापस इसका परिक्रमा स्टार्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस तरह से रोटेट करते करते यहाँ से निकला और यहाँ से ये ऐसे निकला और यहाँ पर आके इसका वापस परिक्रमा स्टार्ट कर दिया। तो इसके हिसाब से ये फर्स्ट प्लैनेट फॉर्म हो गया। अब ये घूमते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते 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 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इससे एक और निकल जाएगा, वो इस तरह का आ गया इधर, और ये इसका परिक्रमा स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका सेटेलाइट बन गया। ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा छल्ला निकला, वो दूसरा दूरी पे जाके गिरा, तो वो भी इस तरह से बन गया। यहाँ से भी घूमते घूमते के निकलेगा, यहाँ तक आएगा, फिर ये इसका परिक्रमा स्टार्ट कर देगा। तो ये कांट और लैप्लास की थ्योरी का समरी था। तो इस तरह से सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट हैं, एस्टेरॉयड हैं या फिर सेटेलाइट हैं, ये बने होंगे। बट चूंकि इसमें इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जैसे कि ये दूरी, मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा सन है और ये मरकरी है, ये सपोज वीनस है, तो मरकरी और सन के बीच का डिस्टेंस इतना क्यों है और ये सन और वीनस के बीच का डिस्टेंस इतना क्यों है, या फिर इसके अलावा और जो जाएगा, नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, उसके बीच का डिस्टेंस के बारे में कुछ कॉन्क्रीट नहीं कहा गया इस थ्योरी में। यानी कि ये जो थ्योरी है वो उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि ग्रहों के बीच में या फिर सूर्य और ग्रहों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी क्यों है। तो इस बात को नहीं बताया गया। तो ये सिद्धांत अमान्य हो गया कि लोगों ने इस पर भरोसा नहीं किया था। तो ठीक है। अब सेकंड जो इसमें
आता है थ्योरी रिलेटेड थ्योरी, वो है डुअलिस्टिक अप्रोच। डुअलिस्टिक अप्रोच में क्या इसको कहा जाता है? मोनोस्टिक माना गया था कि एक ऑब्जेक्ट से बना है, एक ही ऑब्जेक्ट से सोलर सिस्टम बना है, लेकिन डुअलिस्टिक में कहा गया है कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक हो गए। यानी कि उनका कहना है कि सोलर सिस्टम में आज के टाइम में भले ही एक स्टार है सूर्य, लेकिन जब ये प्लेनेट का क्रिएशन हो रहा होगा उस टाइम हमारे सोलर सिस्टम में एक से अधिक स्टार थे, यानी कि दो स्टार थे, और उन दोनों को मिलाकर ही हमारा जो जितने प्लेनेट वगैरह है उनका निर्माण हुआ होगा। तो डुअलिस्टिक अप्रोच को, जैसे मोनोस्टिक अप्रोच को कहा जा रहा था पेरेंटल हाइपोथेसिस, तो डुअलिस्टिक अप्रोच को कहा जाता है बाई पेरेंटल कॉन्सेप्ट या बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस। तो इसमें जो सबसे पहला है वो जेम्स जीन्स, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश स्कॉलर थे। इन्होंने पहली बार ये अपना हाइपोथेसिस दिया था डुअलिस्टिक अप्रोच वाला, यानी तो इसको कहा जाता है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। तो इसमें क्या था कि जैसे एक स्टार रहा होगा, एक हमारा ये स्टार सन है, और दूसरा एक बड़ा स्टार है जो सन से साइज में काफ़ी बड़ा है। तो एक हमारा सन हो गया, एक सन से, अब ये क्या, इसका क्या कहना था कि इसका, चूँकि इसका मास इससे कई गुना ज़्यादा है, मास इसका ज़्यादा है, तो इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो इसके मटेरियल को इस तरह से आगे मतलब खींच लिया। बड़ा वाला स्टार जो था छोटे वाले के मटेरियल को इस तरह से खींच लिया, और खींचने के बाद ये मटेरियल यहाँ पर आके टूट गया होगा इस तरह से, और फिर इसका परिक्रमा स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से जितने ही प्लैनेट थे, जैसे इस तरह से आया होगा, ये मटेरियल यहाँ तक आया और इसका चक्कर लगाना शुरू कर दिया। फिर इसी तरह से और एक बार खींचा और ये भी चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये टाइडल हाइपोथेसिस कहा जाता है इसको, कि जो सौर, इसके हिसाब से सौरमंडल का जो निर्माण हुआ होगा सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ होगा। प्रारंभ में लाइक सूर्य जैसे विशाल गैस का गोला था, और एक दूसरा स्टार होगा जो कि उस सूर्य के आकार और आयतन में कई गुना अधिक होगा, और बाद में उसका मटेरियल, सूर्य का मटेरियल खींच लिया और फिर उसी से अदर प्लेनेट का निर्माण हुआ। तो इस थ्योरी में दूसरा प्रॉब्लम ये था कि एक तो चलो ये बात ठीक है मान लिए, लेकिन फिर पूछा कि सेकेंड वाला स्टार कहाँ गया, जो दूसरा स्टार था वो गया कहाँ? तो उसके बारे में कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की गई थी, बोल दिया गया कि मतलब ऐसे ही कहाँ कहीं चला गया होगा। तो ये भी रिजेक्टेड हो गई, ये भी थ्योरी नहीं चली। फिर एक और साइंटिस्ट थे फ्रेड हॉयल और लिटिलेटन, उसका सिद्धांत है ये। तो ये भी कैम्ब्रिज के गणितज्ञ थे। तो इन्होंने अपना एक निबंध लिखा था नेचर ऑफ द यूनिवर्स नाम से। तो उसमें इसका जिक्र किया था कि कैसे सोलर सिस्टम का क्रिएशन हुआ होगा। तो उसका भी सेम ही, जैसे यहाँ पे जेम्स जीन्स वाले में था कि दो स्टार था, अब इसके वाले में है कि दो नहीं तीन स्टार था। तीन स्टार था तो ये कैसे हुआ होगा कि ये स्टार, दो स्टार तो हमारे सिस्टम में पहले से रहे होंगे, और एक तीसरा स्टार आया, ये आके इससे टकरा गया होगा, ठीक है, तीसरा इससे आके टकरा गया होगा, और टकराने के बाद इसका जो मटेरियल है ये बिखर गया, यानी ये दोनों स्टार में कोलिजन हुआ तो इसका मटेरियल ब्लास्ट हो गया, और इसका मटेरियल जो निकला वही इस वाले स्टार का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से प्लैनेट का निर्माण हुआ होगा। तो ये दो थ्योरी है, बट इसमें भी वो डिस्टेंस वाले बात इसको मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा ऐसा है, तो मतलब कोई भी सोलर सिस्टम में कोई भी थ्योरी ऐसा नहीं है जो सोलर सिस्टम की सारी बातों को एक्सप्लेन कर दे।
बट अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है या फिर जिसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो है ऑटो स्मिड का हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या कहना था कि सोलर सिस्टम वही इंटरस्टेलर डस्ट और क्लाउड से ही बना है। जैसे ये घूमते घूमते इस तरह से रोटेट होते 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 ये सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इसका मटेरियल कोर में कंडेंस होने लगा। कंडेंस होने के बाद हमारा सन बना और बाकी उसी डस्ट क्लाउड से ही अदर प्लेनेट जब धीरे धीरे वो ठंडे होते गए तो उससे उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये कुछ हाइपोथेसिस हैं उससे रिलेटेड, सोलर सिस्टम के क्रिएशन से रिलेटेड, वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपने सोलर प्लेनेट के जितने भी मेंबर हैं, इम्पोर्टेंट मेंबर, सारे मेंबर को तो डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट मेंबर है जैसे सन सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा हमारे 8 प्लैनेट हैं या फिर 8 प्लैनेट के अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट सैटेलाइट हैं, तो इन सब चीज़ को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सन से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सन क्या है? तो सबसे पहली बात, ये हमारे सौर मंडल का मुखिया यानी हेड है। हमारे सौर मंडल का हेड है सन। और अब सन की जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी सन का क्या स्ट्रक्चर है, हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो देखते हैं कि सन का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका चूँकि ये सारे प्लैनेट का सेंटर है, प्लैनेट का सेंटर है और सारे प्लैनेट इसके इर्द गिर्द यानी चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और इसका जो आकार है हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका आकार और द्रव्यमान बहुत बड़ा है। सोलर सिस्टम का जो 99.8% मास है वो अकेले सन के पास है और बाकी 0.2% में सोलर सिस्टम का जितना भी अदर सेलेस्टियल बॉडी है सब उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी से लगभग, इसको पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है। ठीक है, फिर इसकी जो एज अगर इसका बताया जाए कि जैसे हर स्टार का हम लोग लाइफ साइकिल में पढ़े थे कि स्टार का लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है, एज कब वो ब्लैक डॉर्फ बनता है, वाइट डॉर्फ, या फिर सुपरनोवा विस्फोट होता है उसमें, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, ये सब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। तो इसका जो एज अभी के टाइम में है लगभग ये 4.5 बिलियन ईयर ये इसका एज है। और यहाँ से धरती तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, पृथ्वी तक आने में लाइट को। ठीक है, तो ये सोलर सिस्टम का, और ये सोलर सिस्टम जो है हमारा, सोलर सिस्टम यानी सन जो है हमारा सोलर सिस्टम का एनर्जी का एकमात्र स्रोत है। यानी हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ भी एनर्जी है उसका जो ऑरिजिन हुआ है वो सूर्य के प्रकाश से हुआ, सन से ही हुआ है और बाद में वही डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, तो हम लोग एक बार सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सन स्ट्रक्चर इंटरनल, तो इस पे 6 मेन लेयर है, मेनली 6 लेयर हैं। 6 लेयर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कोर है, सेकंड सेकंड इसका रेडियो एक्टिव लेयर है जहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है जो कि इसका एनर्जी का मुख्य स्रोत है। थर्ड कॉन्वेक्टिव लेयर है।
चौथा फोटोस्फेयर है, और पांचवा को बोलते हैं हम लोग क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर। और छठा जो सबसे बाहरी लेयर है उसको कहा जाता है कोरोना। तो ये सन का मेनली 6 लेयर है। फोटोस कोर, रेडियो एक्टिव लेयर, कन्वेक्टिव लेयर, फिर साथ में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। ये हम लोग यहाँ पे सन को एक बार बेसिकली देख सकते हैं कि किस तरह से। तो तो अभी हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बार इसको विजुअली देख लेते हैं हम लोग। तो इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लेयर। ठीक है, एक मिनट। हम्म, ठीक है। तो कोर क्या है? तो कोर सेंटर में प्रेजेंट है। सन का सेंटर है, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। फिर सेकंड जोन है रेडिएक्टिव जोन, थर्ड है हमारा कन्वेक्टिव जोन, फोर्थ है फोटोस्फेयर। और जितना भी विजुअल लाइट हम लोग देखते हैं, जितना भी प्रकाश देखते हैं, विजुअल लाइट सबका सब आता है फोटोस्फेयर से। फिर हमारा पांचवा लेयर है, इसका थिकनेस लगभग ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है। सन का हम लोग अच्छा डायमीटर नहीं देखा हम लोगों ने सन का। तो सन का जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट 1 13.9 लाख किलोमीटर इसका डायमीटर हो गया। ठीक है। तो फोटोस्फेयर से विजुअल लाइट आता है, फिर क्रोमोस्फेयर हो गया। क्रोमोस्फेयर जो होता है इसका टेम्परेचर बता दिए, विजुअल लाइट आता है, इसका टेम्परेचर जो होता है लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये सन का कूलेस्ट पार्ट है, जो सबसे ठंडा हिस्सा है वो है फोटोस्फेयर, जहाँ का टेम्परेचर है लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि सन स्पॉट वाला फार्मूला सोलर, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इधर कि ये जो सूर्य का ये वाला एरिया है ये काला, या फिर हम लोगों ने इसमें भी देखा था कि यहाँ पे कुछ एरिया काला दिख रहा है, कुछ एरिया मतलब बाकी एरिया के रिस्पेक्ट में वो ब्लैक दिख रहा है। तो इसको बोला जाता है, इस तरह का जो स्पॉट होता है उसको बोला जाता है सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट या फिर हिंदी में कहें तो सौर धब्बा। तो ये फोटोस्फेयर का पार्ट होता है, फोटोस्फेयर का पार्ट होता है। और ये सन का कूलेस्ट पार्ट होता है, और यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्रिएट क्यों होता है? तो ये क्रिएट मेनली होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट के कारण सोलर स्पॉट क्रिएट होता है। ठीक। तो ये एक साइकिल में क्रिएट होता है सोलर स्पॉट लगभग 11 ईयर के।
फिर लास्ट जो हमारा क्रोमोस्फेयर है उसका जो लास्ट लेयर है वो है कोरोना। तो फोटोस्फेयर का जो नेक्स्ट लेयर है क्रोमोस्फेयर, तो क्रोमोस्फेयर से जो विजुअल लाइट निकलती है, इस एरिया से जब क्रोमोस्फेयर से जो विजुअल लाइट निकलती है, इसको हम लोग सिर्फ सूर्य ग्रहण के टाइम में देख पाते हैं। जब हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के टाइम में जब पूरा सूर्य कवर होता है तो उसके साइड साइड से जो सनलाइट दिख रही होती है हल्का हल्का, वो होता है क्रोमोस्फेयर से आ रही होती है। ठीक है, तो विजुअल लाइट फ्रॉम विच visual light from which is seen only during solar eclipse। when the solar eclipse में होता क्या है, तो फोटोस्फेयर हिडन हो जाता है, तो इसके बाद वो रेड डिम्ड लाइट के रूप में हम लोग को क्रोमोस्फेयर का लाइट दिखता है सोलर इक्लिप्स के दौरान। ठीक है, और सबसे लास्ट जो हमारा लेयर है वो है कोरोना वाला लेयर। कोरोना वाला लेयर, इसका जो टेम्परेचर होता है 2 × 10⁻⁶ या फिर 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसमें तरह तरह का प्रोसेस होता है। जैसे सूर्य अपना मास यहाँ पे इधर देख पा रहे हैं हम लोग कि इस तरह से बड़े बड़े फ्लेयर वहाँ पे उठते हैं। तो इस तरह से जब बड़े बड़े फ्लेयर उठते हैं तो उसके तो कारण सूर्य का कुछ जो वेट है वो सोलर सिस्टम में ट्रांसफ़र होता है। तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। और इस तरह का जो फ्लेयर उठ रहा है इसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर। और ये प्रोसेस जो उठने का होता है इसको कहा जाता है सोलर विंड। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे हमारे अर्थ पे, मतलब जब ये सोलर विंड या फिर सोलर तूफान पहुंचते हैं तो इस तरह के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद एक रंगीन कलर का लाइट जनरेट करता है। तो जब ये सोलर विंड अर्थ के वायुमंडल में पहुंचते हैं, अर्थ के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो रंगीन, जो मेनली हरा शेड का होता है, रंगीन प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग अर्थ के जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है उसमें और साउथ पोल वाला जो हिस्सा है उसमें, तो नॉर्थ पोल में उस लाइट को कहा जाता है अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस। और साउथ में पोल में उस लाइट को कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। ठीक है, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, देखो ये जो हरा कलर का लाइट दिख रहा है ये जो सोलर बिल्ड आ रही है वायुमंडल में प्रवेश करने का, उसके कारण उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो इस तरह से हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में कुछ कुछ जाना कि सोलर विंड कैसा होता है, सोलर फ्लेयर कैसा होता है, सन का कौन कौन सा लेयर है, उसका क्या क्या टेम्परेचर है। बाकी और ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसके बाद एक एक करके जितना प्लैनेट है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सबका जो, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सब प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं तो उसका परिक्रमा का दिन कितना होता है, उसका हर प्लैनेट का कुछ अपना यूनिक प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।